हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। आज हम अध्याय 7 ग्रामीण क्षेत्र एवं आजीविका यानी कि चैप्टर 7 जो एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पॉलिटिकल या राज्य व्यवस्था कहेंगे का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो सीटेट एवं जीके जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपने आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इन पर भी हम देखेंगे। तो ये ऊपर की देखिए, ये ग्रामीण जीवन की व्यवस्थाएं हैं, पेड़ पौधे, तालाब, तालाबों में नाव। शुरू करते हैं कलपट्टू गांव की। ये बात है, कहानी है कलपट्टू गांव की। और यह गांव तमिलनाडु राज्य में समुद्र तट के पास का एक गांव है, कलपट्टू। तो कलपट्टू कहाँ, किस राज्य में है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है क्योंकि सिलेबस में पढ़ाया गया है। तो कलपट्टू जो है तमिलनाडु राज्य में है यह गांव। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह के कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की, जहां टिफिन भी मिलता है। यहाँ जो है टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें। टिफिन का क्या मतलब होता है? तो खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा, बौड़ा और मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि गांव जो है कैसे घिरा हुआ है, किस चीज से? तो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर कौन सी फसल की खेती होती है? तो धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो ये जो है तुलसी। तुलसी, अब देखते हैं तुलसी क्या है, कौन है। इसके बारे में हम सब यहाँ रामलिंगम
की जमीन पर काम करते हैं। तुलसी है, तुलसी बोल रही है कि हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान की खेत है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुत्थमा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहना से तकलीफ होता है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। तो ये उसकी धारणा है। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। तुलसी का जो पति है रमन, वह भी मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता है तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहां से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा काम बताया गया है, कब कौन सी काम होती है। तो जनवरी फरवरी मार्च, ये देखिए यहाँ जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, इसमें कोई काम नहीं होता है। फिर ये अप्रैल, मई और आपका ये जून हो गया। तो जून के महीने में कौन सा काम होता है? बीड़ा बनाना। जून के महीने में बीड़ा बनाना। और जुलाई के महीनों में रोपाई और बीड़ा दोनों का काम होता है, जबकि अगस्त में सिर्फ रोपाई होता है। और जुलाई के महीने में बीड़ा बनाना और रोपाई का काम होता है। फिर इसी तरह से बात किया जाए सितंबर, ये देखिए सितंबर और अक्टूबर, इसमें क्या होता है? सितंबर अक्टूबर में निराई का काम होता है। और जो है नवंबर दिसंबर में कटाई का काम होता है। तो इस तरह से ये जो है हमारा मैप के माध्यम से बताया गया है कि कब कौन सा काम होता है। चलिए आगे चलते हैं। तुलसी कहती है हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। क्या किया? गाय बेचनी पड़ी थी, जैसा कि आपने, और फिर जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उनसे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। तो हमारे देश के यहाँ से प्रश्न पूछता है कि हमारे देश के ग्रामीण परिवार में कितने प्रतिशत खेतीहर मजदूर हैं? तो 40% खेतीहर मजदूर हैं।
उसके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता, तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। अब दूसरा किराएदार इसमें कौन आता है? तो शेखर। अब शेखर क्या कह रहा है इस चैप्टर में? हमें यह धान अपने घर ले जाकर जाना है, अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देते हैं। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। भाई उससे वो उधार लिया है तो उसे कम दाम पर वो धान बेच देता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाए, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहाँ के सहकारी समिति में बेच देते हैं। कहाँ बेचते हैं? सहकारी समिति में। दूध की बिक्री कहाँ होती है? सहकारी समिति में। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। अब जो है कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं और अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। रामलिंगम और करथमा, ये इनकी रोल क्या है देखते हैं। जैसा कि रामलिंगम अब कौन है, क्या है, करथमा कौन है? जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब जो है भारत के खेतिहर मजदूर और किसान के देखने से पहले देख लेते हैं बीच में क्या कोटेशन में था। ये प्रश्न है शेखर के बारे में। शेखर का परिवार क्या काम करता है? शेखर की बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? और जो है इस तरह से, चलिए ये कुछ खास नहीं है। ये भी तुलसी और शेखर का जो विवरण है उसके बारे में प्रश्न है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान, यहाँ क्या है? कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार, यदि बात किया जाए तो यदि औसत 5 ग्रामीण परिवार में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास
जमीन के छोटे छोटे टुकड़े। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालात है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो छोटे किसानों की संख्या कितनी है? तो 80% है। और बड़े किसानों की संख्या कितनी है? तो 20%। ध्यान रखिएगा, छोटे किसान 80% और बड़े किसान 20%। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। और जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। अब पुदुपेट के बारे में देखते हैं, ये क्या कह रहा है, थोड़ा इस देख लेते हैं। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। तो सीढ़ीनुमा खेती यहां से प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि किताब में दिया हुआ है। सीढ़ीनुमा खेती किस राज्य में होती है? तो नागालैंड में होती है। सीढ़ीनुमा खेती कहाँ होती है? तो नागालैंड में होती है। और इस खेती का मतलब क्या है? तो इस खेती का मतलब है कि पहाड़ी के ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रहे। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। तो जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं वह किस खेत उपज के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं? तो चावल की खेती के लिए। किसके लिए? चावल की खेती के लिए। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेत में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठा मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठा बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो अब पुदुचेट के बारे में देखते हैं कि यहाँ अरुणा और पारिवेलन की क्या भूमिका है पुदुपेट में। पुदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरैन। तो कैटामरैन क्या होता है? तो मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को क्या कहते हैं? कैटामरैन। ठीक, यहां से प्रश्न पूछ सकता है मछुआरों की छोटी नाव को क्या कहा जाता है? तो कैटामरैन। की पंक्तियां दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमागहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरैन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, उसका पति है पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। अरुणा के ये पति हैं पारिवेलन। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलाम से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भाग में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूंकि जाल कैटामरैन
और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरैन में यानी कि नाव में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर करके पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। तो मछलियों का प्रजनन कब होता है? मछलियों का प्रजनन का समय मानसून काल में होता है, जब मानसून आने को होता है जून जुलाई में। क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है, इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उस व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हो गया था। ये देखिए मछलियाँ बेचती हुई वहीं टोकरी में। फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और जो है कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। लोग कैसी जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग इस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों अब ये अभ्यास प्रश्न है और हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है 7। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।